नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं, कल बांग्लादेश की ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई है। अब सवाल यही उठता है कि यहाँ से आगे क्या क्या चीजें हो सकती हैं, किस तरह से बांग्लादेश शेख हसीना को भारत से लेगा, यहाँ पर शेख हसीना क्या कर सकती हैं, क्या वो अपील कर सकती हैं, उनके प्रॉपर्टीज का क्या होगा। और अगर आप देखोगे इंटरनेशनल जो रिएक्शंस आ रहे हैं, इसमें यूनाइटेड नेशंस ने रिग्रेट किया है कि जिस तरीके से शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई गई है, और साथ ही साथ बांग्लादेश इस समय सिविल वॉर के सिचुएशन पर खड़ा हुआ है। तो ये सारी चीजें कि शेख हसीना के पास ऑप्शंस क्या हैं, प्रॉपर्टीज का क्या होना है, और साथ ही साथ सिविल वॉर जैसी सिचुएशन क्यों बनी, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। देखिए दोस्तों, आप सब जानते हैं कि स्टडी आईक्यू पर कोशिश है कि हम कैसे आपको स्किल बेस्ड जो कोर्सेज हैं वो भी प्रोवाइड कराएं। यूपीएससी के कोर्सेज के अलावा यहाँ पर एआई कोर्स और बहुत सारी चीजें, साथ ही साथ अब डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स हम लेकर आए हैं, जिसके तहत जो जनरेटिव एआई है उसके तहत भी आपको जो पूरा डिजिटल मार्केटिंग है वो कराया जाएगा, क्योंकि एआई के बिना आजकल के डेट में सब कुछ अधूरा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो स्टेप बाय स्टेप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन प्रैक्टिस, एआई कंटेंट राइटिंग टूल, इन सब के माध्यम से जो पूरा डिजिटल मार्केटिंग है वो आप सीख सकेंगे, ताकि आप अपने करियर में आगे बढ़ सकें। इसका लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यूज करिए ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और जो नया बैच है दोस्तों वो 29 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है बांग्लादेश में। देखो, अगर आप बैकग्राउंड देखोगे 2024 में, जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था बांग्लादेश के अंदर, लेकिन वो बहुत तेजी से बढ़ गया, एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट में वो कन्वर्ट हो गया। और इसका नतीजा ये हुआ कि शेख हसीना की सरकार कोलैप्स हो जाती है अगस्त 2024। और 5 अगस्त को आप सब जानते हैं कि शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भारत आना पड़ा, और उस पूरे माहौल में मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश का हेड बनाया गया। वो तब से लेकर अभी तक इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर शेख हसीना के खिलाफ जो ट्रिब्यूनल में मामला है वो चला गया। क्या है कि इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल है, जो खुद शेख हसीना ने बनाया था 2009 में, वही ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना का पूरा केस सुना। अब अगर आप देखोगे जो पूरा ट्रायल चला है उसमें क्या क्या चार्जेस लगाए गए, यहाँ पर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, लीथल फोर्स का इस्तेमाल किया गया शेख हसीना के दौरान, ये चार्जेस था। इसके अलावा जो मास किलिंग्स हुई पूरे प्रोटेस्ट के दौरान 2024 में, तो उसको प्रिवेंट करने में फेल हुई शेख हसीना। और साथ ही साथ जो स्टेट मशीनरी है, सिक्योरिटी फोर्सेज, एरियल एसेट, हेलीकॉप्टर, ये सब का इस्तेमाल किया गया, इनका मिसयूज किया गया क्रैकडाउन में। तो ये सब चार्जेस शेख हसीना के ऊपर लगाए गए। तो ट्रायल में अगर आप देखोगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि शेख हसीना मौजूद नहीं थी। और देखो, किसी भी आप डेमोक्रेसी में कहीं पर भी अगर आप देखिए तो जस्टिस की जब बात होती है, तो जब तक वो पर्सन अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता, जब तक वो है ही नहीं, तो आप किस तरह से उसका ट्रायल कर पाओगे। तो पूरा ये जो ट्रायल चला है वो शेख हसीना के एब्सेंट में चला, और फाइनली ट्रिब्यूनल ने जो कल डेथ सेंटेंस सुनाई है, और देखो यहाँ पर कई सारे चार्जेस के ऊपर डेथ सेंटेंस और बाकी के चार्जेस के ऊपर लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा सुनाई। तो इसकी वजह से पूरे दुनिया भर में एक डिबेट होने लगा ट्रायल के फेयरनेस को लेकर और ड्यू प्रोसेस को लेकर। खैर, जो भी है, यहाँ पर जो सपोर्टर्स हैं उनका कहना है कि गवर्नमेंट को जस्टिस दिलाना था जिस तरह से 2024 में अत्याचार हुआ है। लेकिन जो क्रिटिक्स हैं, ह्यूमन राइट ग्रुप्स हैं, ऑपोजिशन पार्टीज हैं, उनका मानना है कि ये पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड है जो भी कुछ इस समय बांग्लादेश में हो रहा है। खैर, इसका इमीडिएट इम्पैक्ट क्या हुआ, जैसे ही ये पूरा वर्डिक्ट कल सुनाया गया, आपने देखा होगा कोर्ट में एकदम खुशियों की लहर दौड़ गई, लोग खुश हो गए, इस तरह के माहौल देखने को मिल रहे थे। और यहाँ पर जाहिर सी बात है, जो शेख हसीना के सपोर्टर्स हैं, जो अवामी लीग के सपोर्टर्स हैं, मेंबर्स हैं, वो सड़कों पर आ गए। पिछले कुछ दिनों से वो लगातार सड़कों पर थे, बॉम्ब ब्लास्ट, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी आपका बांग्लादेश के अंदर। तो ढाका और बाकी के कई शहरों में हाई अलर्ट जारी किया गया। डिप्लॉयमेंट जो है पुलिस का, फोर्सेस का, वो वहाँ पर कर दिया गया। चेक पॉइंट, कर्फ्यूज कई जगह लगाए गए। और यहाँ पर कल जब जजमेंट आता है तो अगेन जो प्रोटेस्टर्स हैं वो सड़कों पर आए, और अगेन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हंगामा देखने को मिला। और यहाँ पर देखो, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अवामी लीग का क्या होगा, क्योंकि एक तरह जो यूनुस हैं वो अवामी लीग को बैन करना चाह रहे हैं कि अवामी लीग यहाँ पर इलेक्शन ना लड़े। जो भी इलेक्शन होने वाला है, कब होगा इलेक्शन नहीं पता, लेकिन अगले साल जो है बताया जा रहा है इलेक्शन होगा बांग्लादेश के अंदर। तो क्या उसमें सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी लड़ेगी? जो बीएनपी है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो खालिदा जिया की पार्टी है, सवाल उठता है कि क्या वो अकेले चुनाव लड़ेगी? बाकी के भी पार्टीज होंगे छोटे मोटे, लेकिन जो 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अगर वही चुनाव में नहीं होंगे तो कैसे चीजें चल पाएंगी? तो यहां पर जो रिपोर्ट्स हैं उसमें यही कहा जा रहा है कि जो आवामी लीग है उसको साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है। यहां पर एक परसेप्शन बन रहा है कि सिस्टमैटिक एक्सक्लूजन किया जाए
अवामी लीग का और उनके मेंबर्स का। और दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो यहाँ पर जो शेख हसीना को हेट करते हैं, नहीं चाहते हैं, वो भी कल सड़कों पर आ गए। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो जो मुजिबुर रहमान, आप सोचिए बंग बंधु और बोला जाता है फादर ऑफ बांग्लादेश, इस तरह की जो चीज़ें आई, तो उन्हीं को एक प्रकार से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही है। उनके जो घर हैं उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। तो एक पूरा एक प्रॉपर जो सिविल अनरेस्ट जैसा माहौल होता है ना, सिविल वॉर जैसा माहौल, वो इस समय बांग्लादेश के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इसका रिएक्शंस क्या है? देखो, भारत की तरफ से अगर आप देखोगे तो भारत ने भी रिएक्ट किया है। बेसिकली बांग्लादेश ने फॉर्मल तरीके से शेख हसीना का एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट किया भारत से कि देखो यहाँ पर जजमेंट आ गया है, शेख हसीना को फांसी की सजा देनी है, भारत जो है हमें शेख हसीना को हैंडओवर कर दें। तो भारत का देखिए रिस्पांस क्या था, बहुत ही बैलेंस तरीके से था। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम बांग्लादेश के साथ अचानक से सारे रिश्ते एकदम खराब कर दो, खत्म कर दो, ऐसा नहीं। भारत का अगर आप देखोगे तो उन्होंने कहा है कि इंडिया हैज़ नोटेड द वर्डिक्ट, जो इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल का वर्डिक्ट आया है हमने उसको नोट कर लिया है, एंड एज अ क्लोज नेबर भारत कमिटेड है कि बांग्लादेश के लोगों के बेस्ट इंटरेस्ट में जो भी चीज़ें हों वो हम आगे करेंगे। पीस, डेमोक्रेसी, इंक्लूजन, स्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें हम चाहते हैं। वी विल ऑलवेज एंगेज कंस्ट्रक्टिवली विथ ऑल स्टेक होल्डर्स टू दैट एंड। तो एक प्रकार से यहाँ पर इनडायरेक्ट आप कह लीजिए भारत ने कह दिया कि देखो शेख हसीना तो आपको नहीं मिलने वाली। लेकिन यहाँ पर ग्लोबल रिएक्शंस भी आ रहा है। वेस्टर्न नेशंस में राइट ऑर्गेनाइजेशन का यही कहना है कि डेथ पेनल्टी अनाउंस करना क्या ये सही था, और जो फेयरनेस है, मैंने आपको पहले बोला, इसको लेकर सवाल उठ रहा है। और कई सारे जो ग्रुप्स हैं वो मांग कर रहे हैं कि बांग्लादेश की जो सरकार है, जो अपोजिशन पार्टी है बीएनपी, वो यहाँ पर रिस्ट्रेन करे। वो इस तरह से अगेन जो चीज़, मान लो अगर आरोप आप लगा रहे हो कि शेख हसीना ने 2024 में प्रोटेस्टर्स के ऊपर गलत चीज़ें की, आप भी तो एक प्रकार से वही चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हो। खैर, यहाँ पर आप देखोगे तो यूनाइटेड नेशंस की तरफ से बयान आया। इनफैक्ट अगर आप देखिए तो 2024 में जो भी क्रैकडाउन हुआ, जो पूरा माहौल बना बांग्लादेश के अंदर, उसको लेकर यूनाइटेड नेशंस भी खफा था। यूनाइटेड नेशंस ने स्टेटमेंट दिया कि शेख हसीना ने जो किया है वो सही नहीं है। करीब एक रिपोर्ट आई जिसमें बोला गया कि 1400 से ज़्यादा लोग यहाँ पर मारे गए हैं बांग्लादेश के अंदर। लेकिन जब कल वर्डिक्ट आता है ना, अगर आप देखोगे तो यूनाइटेड नेशंस की जो ऑफिस है, यूएन ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, उन्होंने एक बैलेंस्ड रिस्पॉन्स दिया है। उनका ये कहना है कि देखो, जजमेंट आया वो ठीक है क्योंकि अकाउंटेबिलिटी होनी थी। 2024 में जो क्रैकडाउन हुआ था उसमें जो लोग मारे गए थे उनको जस्टिस मिलना चाहिए था। लेकिन साथ ही साथ यूएन का ये भी कहना है कि जो डेथ पेनल्टी अनाउंस की गई है उसको ये रिग्रेट करते हैं। मतलब किसी भी सर्कमस्टेंसेस में कैपिटल पनिशमेंट नहीं देना चाहिए था। और यहाँ पर फेयर ट्रायल को लेकर भी कंसर्न्स जताया गया है। यूनाइटेड नेशंस का मानना है कि जब तक एक पर्सन आप वहाँ मौजूद नहीं होगा तब तक आप चलो सज़ा भी आप सुना दोगे, लेकिन डेथ पेनल्टी क्या ये सही है? तो इसी की वजह से यूनाइटेड नेशंस जो है वो जस्टिस के लिए मांग तो कर रहा है विक्टिम की, लेकिन साथ ही साथ जो सेंटेंसिंग हुई है उसके लिए रिग्रेट करता है। तो अगेन यूनाइटेड नेशंस का पोजीशन ये था। अच्छा, अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है, जो भी कुछ हुआ बांग्लादेश में, ये एक प्रकार से सिविल वॉर जैसा सिनारियो क्यों बन रहा है, मैं आपको बताता हूं। देखो, जो सिचुएशन है ना, ये परफेक्ट स्टॉर्म है। सबसे पहला पॉलिटिकल एक्सक्लूजन। देखो, जब आप अवामी लीग को एक्सक्लूड करते हो, उनके मेंबर्स जो इतने लंबे समय से जुड़े हुए हैं, जो शेख हसीना के सपोर्टर्स हैं, जब आप उनको एक्सक्लूड करने लगते हो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? देखो, आपको प्रॉब्लम है शेख हसीना से, आप एक पॉलिटिकल पार्टी को ही थोड़ी बैन कर दोगे पूरी तरह। तो अवामी लीग को बैन करके उनके जो सपोर्टर्स हैं वो आपका एक प्रकार से हाश पर चले जाएंगे। उनको एक मौका मिल जाएगा कि अगेन वो भी जो है स्टेट के ऊपर हमला करें, वो भी सड़कों पर आए, प्रोटेस्ट करें। तो अगर उनको आप पॉलिटिकल एक्टर्स की तरफ पार्टिसिपेट नहीं करने दोगे, पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करने दोगे, तो वो ऑब्वियस सी बात है सड़कों पर आएंगे और रेडिकलाइजेशन जैसी चीज़ें बढ़ती जाएंगी। तो ये एक पहला सिचुएशन। अब क्या होगा कि धीरे धीरे करके यहाँ पर मोबिलाइजेशन होगा, जो शेख हसीना के सपोर्टर्स मोबिलाइज करेंगे और उनको काउंटर करने के लिए एक हैवी क्रैकडाउन किया जाएगा यूनुस गवर्नमेंट के द्वारा। सरकार उनके ऊपर क्रैकडाउन करेगी। जब क्रैकडाउन करेगी तो अगेन वहां पर लोग जो है नाखुश होंगे, वो अगेन फिर से सड़कों पर आएंगे। तो एक पूरा जो स्पाइरल कहते हैं ना, एक जो पूरा सिचुएशन जो बनता है, वो आपको इस समय बांग्लादेश के अंदर देखने को मिलेगा। और ऑब्वियस सी बात है, पुलिस, वहां की फोर्सेस, मिलिट्री, अगर वो यहाँ पर अगेन शेख हसीना के सपोर्टर्स पर हमला करती है, गलत बर्ताव करती है, लोग मारे जाते हैं, तो एक पूरा सिविल वॉर। क्योंकि आप देखिए, शेख हसीना बहुत लंबे समय तक सत्ता में थी, प्राइम मिनिस्टर थी, तो जाहिर सी बात है उनके बड़ा फैन बेस है, बहुत बड़े स्तर पर सपोर्टर्स हैं बांग्लादेश के अंदर। तो वो चाहते हैं कि जो इस समय बांग्लादेश में हो रहा है वो सही नहीं है। मोहम्मद यूनुस आने के बाद आपने देखा होगा, जो एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेज हैं बांग्लादेश में, वो टेक ओवर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं।
तो दैट इज़ वाई दोनों तरफ से प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें एक्सटर्नल एक्टर्स की, जैसे भारत, फॉर एग्जांपल भारत रिफ्यूज़ कर देगा, और ऑब्वियस सी बात है रिफ्यूज़ करना भी चाहिए कि हम शेख हसीना को क्यों दें। शेख हसीना को अगर हम नहीं देते हैं तो जाहिर सी बात है एंटी इंडिया रेटोरिक, एंटी इंडिया प्रोटेस्ट अगेन बांग्लादेश में देखने को मिल सकती है, तो वो भी एक सिविल वॉर में सिचुएशन क्रिएट होगा। फिर इकोनॉमिक टर्मोइल क्या है कि अभी जो सिचुएशन है बांग्लादेश के अंदर वो अपने आप में ठीक नहीं है, ऊपर से ये वर्डिक्ट आ गया, तो इसकी वजह से जो पूरी इकोनॉमी है बांग्लादेश की, वॉयलेंस जो है वो पूरा डिसरप्ट कर सकती है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट, सब कुछ डिसरप्ट हो जाएगा। और जो इकोनॉमिक वीकनेस है उसकी वजह से स्टेट की कैपेसिटी भी कम हो जाती है, स्टेट को रेवेन्यू नहीं मिलता है। तो एक परफेक्ट, जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा क्रिएट हो रहा है, सिविल वॉर जैसा सिचुएशन बांग्लादेश के अंदर इस समय क्रिएट होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट नेक्स्ट फॉर शेख हसीना। देखो, स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूं, कल जो इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आया, इसमें एक चीज बोली गई कि यहाँ पर डेथ सेंटेंस तो सुनाया ही गया है, लेकिन साथ ही साथ ये भी ऑर्डर दिया गया है कि शेख हसीना की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उसको कॉन्फिस्केट किया जाए, उसको स्टेट के अंडर में लाया जाए, और ये जो ऑर्डर है उसको इमीडिएट बेसिस पर इंप्लीमेंट किया जाए। तो शेख हसीना की प्रॉपर्टीज यहाँ पर जब्त करने का सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा। और जो वर्डिक्ट है वो अगर आप देखोगे तो इसको शेख हसीना चैलेंज कर सकती हैं वहां की सुप्रीम कोर्ट में अगले 30 दिन के अंदर अंदर। अब ये सिचुएशन है, क्या है कि अगर मान लो 30 दिन के अंदर वो वर्डिक्ट को चैलेंज नहीं करती, अच्छा वो वर्डिक्ट चैलेंज क्यों कैसे कर सकती हैं, उसमें भी कंडीशन है कि शेख हसीना को अरेस्ट किया जाए या फिर वो खुद से बांग्लादेश रिटर्न हो जाए, या फिर मतलब ये हो कि भारत जो उनको अरेस्ट कर ले, शेख हसीना को भारत उनको भेज दे बांग्लादेश में। तो अगर ये सिचुएशन हो तो ही वो जो है आपका वर्डिक्ट को चैलेंज कर पाएंगी। तो जाहिर सी बात है ये सिचुएशन तो बनने वाली नहीं है, वो दिल्ली में रहेंगी। तो ऑब्वियस सी बात है 1 महीने के बाद अब यहाँ पर उनको फ्यूजिटिव, भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा बांग्लादेश में, ऑफेंडर घोषित कर दिया जाएगा, और उसके बाद जो है बांग्लादेश भारत से अगेन फॉर्मल तरीके से और प्रेशर डालेगा कि आप जो है शेख हसीना को हमें वापस लौटाइए, और उनका जो पासपोर्ट्स वगैरह है वो भी कैंसिल कर दिया जाएगा, प्रॉपर्टीज तो अब सीज करना स्टार्ट कर ही दिया गया है। तो देखना होगा कि अब यहाँ से शेख हसीना का एक्सट्रेडिशन को लेकर क्या होता है, उसका भारत के ऊपर क्या इंपैक्ट आता है। लेकिन देखो, कंक्लूजन यही निकलता है कि शेख हसीना का जो डेथ सेंटेंस है ये सिर्फ एक जुडिशियल डिसीजन नहीं है, ये बांग्लादेश में एक टर्निंग पॉइंट है। मतलब जिस तरह से पूरी पॉलिटिक्स अभी तक चली है शेख हसीना के अंडर में, यहाँ से चीज़ें काफ़ी बदल सकती हैं। क्या ये मूवमेंट जो है, ये अनरेस्ट लंबे समय तक चलेगा, क्या ये सिविल कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट होगा, ये बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। लेट्स सी किस दिशा में चीज़ें जाती हैं, बट आई होप कि एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव आपको मिल गया होगा शेख हसीना के बारे में। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, यहाँ पर फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है बांग्लादेश के बारे में, 2 स्टेटमेंट दिया है यहाँ पर, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप स्टडी IQ पर डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स लेना चाहते हैं जिसमें AI की मदद से भी आपको डिजिटल मार्केटिंग में कैसे मदद मिल सकती है, वो सब कुछ पूरी प्रिपरेशन कराई जाएगी, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये जो नया बैच है दोस्तों 29 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।